गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 10 के अंतर्गत कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ेंगे। इसमें नाक जो है सम्मान का प्रतीक दर्शाई गई है। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर हैं। सबसे पहले हम कमलेश्वर के बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अलावा महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। इस पाठ को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ की विषय वस्तु। यह पाठ व्यंग्यात्मक निबंध है। जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र की मजाक बनाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का प्रमुख उद्देश्य है। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। आइए पढ़ते हैं कि जब रानी एलिजाबेथ भारत आई तो क्या हुआ। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थीं। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थीं कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे उनके नौकरों, बावर्चियों का मतलब क्या होता है जानते हो? रसोइया यानी खाना बनाने वाले, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें छप चुकी थीं। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली हैं, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट का अर्थ क्या है? पूरी तरह से बदलाव। क्या? पूरी तरह से बदलाव। सड़कें जवान हो गईं, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गईं। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। आइए पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक का क्या सवाल था। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहस हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है, राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसा होगा। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है सरकारी कार्यवाही। आइए देखते हैं क्या सरकारी कार्यवाही हुई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह हुई। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलवाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में बड़ा ही लालची था। उसने हुक्कामों के चेहरे पर बदहवासी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं,
आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई, उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है देश भर के पर्वतों की खोज। आइए देखते हैं कि किस तरह से देश भर के पर्वतों की खोज उस मूर्तिकार ने की। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर को खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी भी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? ज़रूरत है खोज करने की। इसके लिए मेहमान की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार ने एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान को ढूंढा, परंतु वह कीमती पत्थर न मिल सका। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। आइए पढ़ते हैं कि किस तरह से भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज की गई। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहां से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी सबकी नाक टटोली। फिर गुजरात गया, वहाँ गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्ति को परखा। बंगाल में जाकर रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राममोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ, सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली हैं। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाक भी बड़ी निकली। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। आइए पढ़ते हैं कि किस तरह से मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखा। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया। उसकी रवाब यानी कीचड़ निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा था कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, नाक तो एक चाहिए थी और वह भी उस बुत के लिए। तो आज हमने पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ा। मैं समझता हूँ यह पाठ आपकी भलीभांति समझ आ गया होगा। फिर भी आपके कुछ प्रश्न बनते हैं,
तो आप जूम सेशन में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आज के लिए गृह कार्य लिखिए। राजनीतिक आंदोलनों और बहस पर लेखक की क्या राय है। दूसरा प्रश्न लिखिए, इस पाठ में मूर्तिकार पर क्या व्यंग्य किया गया है। प्रश्न को दोबारा सुने, इस पाठ में मूर्तिकार पर क्या व्यंग्य किया गया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसका अभ्यास कार्य PDF के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है। आप उस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।